हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको कराऊंगा प्रतिशतता। ये प्रतिशतता का चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर कर दें, तथा अगर कहीं की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करें। जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपए हो तो मासिक आय कितनी होगी? भाई दोस्तों, उसने कहा है कि जो मासिक आय था उसका 42% बचा लेता है, तो दोस्तों खर्च कितना कर लेता है? वो 58%। और खर्च उसका 435 रुपए है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो बहुत आसान सा ट्रिक होता है इसका। मासिक आय 435 गुणा 100 और ये होगा 100 माइनस 42। ये हुआ 435 गुणा 100 और ये होगा 58। ये 750 रुपए। कहा उसकी मासिक आय क्या थी? तो दोस्तों उसकी मासिक आय थी 750 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब और 25% आम थे। कोई फल विक्रेता के पास जो फल थे उसमें से 20% तो सेब थे, लेकिन 25% आम थे। शेष फलों की संख्या 1330 थी। अब हमें यह नहीं पता कि जो शेष फल थे वो थे कितने परसेंट। पहले ये पता करते हैं कि शेष फल कितने परसेंट थे। शेष फल जो थे 100 में से कम कर लीजिएगा, 20 प्लस 25, ये होगा 100 और ये हो जाएगा 45, ये हुआ 55%। इसका मतलब हुआ कि शेष फल 55% थे। आगे शेष फलों की संख्या 1320 थी, ठीक। उसके पास आम के कितने फल थे? तो एक तो तरीका यह होता है कि पहले हम टोटल फल निकाल लें, उसके बाद आम के फल निकाल लें। लेकिन एक बहुत अच्छा सा ट्रिक होता है इसका। जैसे कि इसने आम पूछे तो सीधे आम के ही फल निकालेंगे। कैसे? शेष फलों की संख्या 1320 थी गुणा 100/55, क्योंकि ये 55% थे, लेकिन इनके 25% उसके पास आम थे, तो 25% आम थे। ये हुआ 1320 गुणा 25/55। यहां से ये 24 बार और ये हुआ 600। क्वेश्चन ने कहा है उसके पास आम के कितने फल थे? तो दोस्तों उसके पास आम के 600 फल थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं। उस कस्बे की जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों जब उसमें 980 पुरुष हैं तो इसका मतलब हुआ कि 49% इसमें पुरुष हैं। उसने कहा जनसंख्या क्या रहेगी? तो कस्बे की जो जनसंख्या होगी, ये जनसंख्या रहेगी 980 गुणा 100 और पुरुषों की संख्या 100 माइनस 51, क्योंकि 51% तो महिलाएं हैं। ये हुआ 980 गुणा 100 और नीचे हुआ ये 49, 49 दूनी 98, ये होगा 2000। कहा उस कस्बे की जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों उस कस्बे की जनसंख्या है 2000। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्र धातु में तांबा 18% और टिन 24% है। शेष मात्रा एल्युमिनियम की है। यदि उसमें टिन और तांबा की मात्रा में 54 ग्राम का अंतर है तो उस मिश्र धातु का भार क्या होगा? तो दोस्तों एक तो तरीका यह होता है कि पहले हमें यह पता लगना चाहिए
कि जो इतना ग्राम का इनमें अंतर आ रहा है तो ये है कितने कितने ग्राम, लेकिन हमसे पूछा तो सीधे कुल मिश्र धातु का भार है। इसका भी एक बहुत छोटा सा ट्रिक रहता है, जैसे कि मिश्र धातु पूछी है इसने, ये रहेगा 54 ग्राम गुणा 100 और नीचे उसने कहा है टिन और तांबा की मात्राओं में इतने का अंतर है, तो इसका इन दोनों का ही तो अंतर है। ये होगा 24 माइनस 18, यहां से हुआ 54 गुणा 100, ये हुआ 6 54 900 ग्राम। क्वेश्चन में कहा गया है उस मिश्र धातु का भार क्या है, तो दोस्तों उस मिश्र धातु का भार है 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि पहले हम इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद 15% त्रिज्या को बढ़ाकर क्षेत्रफल निकालें, दोनों में अंतर करें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बहुत आसान सा भी इसका एक ट्रिक होता है। उसने कहा क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो जो नया क्षेत्रफल होगा या क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी वो रहेगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। 2 जहां x त्रिज्या में परिवर्तन है, ये हो जाएगा 15 प्लस 15 गुणा 15 बटा 100, ये होगा 30 प्लस 225 बटा 100, ये हुआ 32.25%। क्वेश्चन ने कहा उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल 32.25% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सी ट्रिक द्वारा हल करेंगे इसे। फिर समझिए सवाल के लिए, चाय के मूल्य में 15% की कमी होने पर, चाय का जो भी मूल्य था उसमें 15% की कमी हो गई। जब 15% की कमी हुई तो किसी व्यक्ति ने 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय ज्यादा खरीद ली। तो ये बताओ कि 1 किलोग्राम चाय पर कितने रुपए घटे थे। तो एक तो तरीका ये रहता है कि हमें ये पता कर लेना चाहिए कि वास्तव में चाय का मूल्य था कितना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए तो दोस्तों सीधा यही ज्ञात करना है कि प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य कितना घटा है। ये घटा हुआ जो मूल्य होगा ये रहेगा, सबसे पहले देखो मूल्य में कितनी कमी हुई, 15% की, तो 15/100 गुणा 320 रुपए थे और 4 किलोग्राम चाय उसने ज्यादा खरीद ली। यहां से 4 अट्ठे 32, 5 या 15, 5 और 4, ये होगा 3 गुणा 4 12। कहा चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य घटा हुआ मूल्य क्या है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य दोस्तों 12 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार जो पंखे बेचता है उसने पंखे के मूल्य को 20% से कम कर देता है, यानी पंखे का जो भी मूल्य था वो उसने 20% घटा दिया। वह अनुभव करता है कि ऐसा करने से पंखे की बिक्री 40% बढ़ गई है। तब उसने ये अनुभव किया कि पंखे का मूल्य 20% घटाने से उसके पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, वो पूछना ये चाह रहा है कि ये बताइए उस दुकानदार की आय घटी है या बढ़ी है, क्या हुआ उसमें। तो देखिए आय में परिवर्तन पूछ रहा है, आय में परिवर्तन
ये रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। पहले अब देखिए x और y यहां मूल्यों के घटने या बढ़ने की संख्या है। उसने कहा है 20% कम कर देता है, तो इसका मतलब x 20% है, माइनस का होगा। फिर कहा है पंखे की बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो ये 40 प्लस का होगा, प्लस ये होगा 20 गुणा 40 और नीचे 100। ये होगा यहां से 20, यहां से दोस्तों 4 दूनी 8, ये बचा 12%। उसने कहा कि उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों उस दुकानदार की आय 12% बढ़ी। अगर ये मान नेगेटिव आ जाता तो इससे ये पता होता कि इस दुकानदार की आय इतने % घटी, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि इस दुकानदार की आय 12% बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव और सुमन की आय में 2660 रुपए का अंतर है, तो मोहन की आय क्या है। बहुत आसान सा तरीका होता है इसका भी। क्वेश्चन ने कहा है मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो पहले ये देखते हैं कि सुमन की आय क्या है। अगर मान लीजिए सुमन की आय 100 रुपए है, मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो मोहन की आय कितनी होगी दोस्तों। मोहन की आय इससे 15% कम है, इसका मतलब 85 रुपए होगी। अरे भाई, उसने कहा मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है। अगर सुमन की आय 100 रुपए है, तो मोहन की आय होगी 85 रुपए। फिर कहा राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है, फिर राजीव की आय कितनी होगी। राजीव की आय रहेगी इस 85 से 40% अधिक है, तो 140 बटा 100। देखिए उसने कहा है, फिर सुनिएगा, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है, तो हम क्या करेंगे 100 में ये 40 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 140, तो इसका मतलब हुआ 140 बटा 100। यहां से 5 से काट 17 और ये हो जाएगा 2, 17 सत्ते 119। इसका मतलब हुआ कि राजीव की आय 119 रुपए है। आगे क्वेश्चन है क्या बोला है, यदि राजीव और सुमन की आय में 2660 रुपए का अंतर है, तो मोहन की आय क्या है। तो दोस्तों इसका बहुत आसान सा तरीका होता है। मोहन की जो आय पूछी है इसने, तो मोहन की अभिष्ट आय मोहन की आय 85 रुपए निकाली हमने, इन दोनों का अंतर 2660 रुपए है, तो 119 माइनस 100 गुणा 2660, ये होगा दोस्तों 85 गुणा 2660 और ये होगा 19। यहां से इसे डिवाइड कर लीजिए, सीधे सीधे कर लीजिए, यहां पे ये हो जाएगा 11,900। तो दोस्तों मोहन की आय होगी 11,900 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। अब ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। बी को
कितने मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले ये देखा जाए, जब 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तब उस चुनाव में 80% मतों का प्रयोग किया गया होगा। अब यदि कुल मत 100 थे, मान लीजिए अगर कुल मत 100 थे तो ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, तो ए ने कितना प्राप्त किया, इनका 40% यानी 40। आगे कहा है बी ने जितने भी मत पड़े, तो दोस्तों मत तो 80% ही पड़े, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 20% मत पड़े नहीं थे। उसका 60% प्राप्त किया, यानी इसका 60% प्राप्त किया। ये होगा 80 गुणा 60 डिवाइड 100, ये होगा 48। आगे क्या बोला है, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो दोस्तों ये जो 1600 मत होंगे ये ए और बी के मतों का अंतर ही तो होंगे। फिर बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी के अभिष्ट मत ये होंगे 48 डिवाइड इन दोनों का अंतर 48 माइनस 40 गुणा 1600, ये होगा 48, यहां से 8 गुणा 1600, यहां से 8 छंग 48, 16 छंग 96, 9600। उसने कहा है बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो दोस्तों बी को 9600 मत प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% और दोनों परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया, दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्राप्तांक क्या था या प्रतिशत क्या था, तो देखिए प्रतिशत क्या था। अब हमें पूर्णांकों का अनुपात दिया है, मान लीजिए यदि पहली परीक्षा का पूर्णांक 400 था तथा दूसरी परीक्षा का पूर्णांक 500 था। हमने ये मान लिया कि पहली परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 400 था और दूसरी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 500 था। एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, तो पहली परीक्षा का मतलब इसमें 80%, तो पहली परीक्षा में कितने प्राप्त किए उसने, इस 400 का 80%, ये होगा 320। आगे तथा दोनों परीक्षा में 60%, तो दोनों परीक्षा में प्राप्त कितने हुए, दोनों परीक्षाओं में प्राप्तांक उसका होगा 60%। इन दोनों को जोड़ लें पहले, 5 और 4 900, इसका 60%, ये होगा दोस्तों 540। फिर कहा है दूसरी परीक्षा में उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था, इस वाले में कितने परसेंट उसने अंक प्राप्त की, तो दूसरी परीक्षा में जो प्राप्तांक रहेगा ये रहेगा इन दोनों का अंतर 540 माइनस 320, 540 माइनस 320 डिवाइड कितना पूर्णांक था दूसरी परीक्षा का 500 और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। यहां से बचा 220 गुणा 100 और ये हुआ 500, यहां से 44%। क्वेश्चन ने कहा था दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत क्या था, तो दोस्तों दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत था
44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में 8,000 रुपए था। पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर दिया तथा दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल दिया। तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएगा? ये दोस्तों अब ये गुड्स गार्ड का क्वेश्चन है और एक बार ये सीजीएल में भी आ चुका है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका होता है करने का। जैसे कि एक तरफ से हम क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में कितने रुपए जमा थे? 8,000 रुपए। तो देखिए कितने रुपए जमा होंगे। जमा राशि 3 वर्ष पहले 8,000 रुपए उसके खाते में जमा थे। फिर क्या किया उसने? पहले वर्ष में 20% जमा कर दिया। तो 20 जब जमा किया तो प्लस 20 बटा 100, यानी 8,000 का 20% उसने और जमा कर दिया। फिर क्या किया? दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया। दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया, तो इसका मतलब 75% पैसा उसमें बचा होगा। फिर क्या किया? तीसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। ये हो जाएगा 100 प्लस 40, कितना पैसा उसने पुनः जमा कर दिया। अब बताइए तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितना रुपया जमा होगा? ये होगा 8,000, यहां से हुआ ये 120 बटा 100, ये हुआ दोस्तों 75 बटा 100 और ये हुआ 140 बटा 100। ये 2 जीरो ये वाले काट दीजिएगा, इससे ये काट दीजिएगा और एक ये। यहां से बचा 8 गुणा 12 गुणा 75। ये देखिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये वाला अगर हम काटेंगे 75 तो 15 बार, तो ये 15 सत्ते 105। यहां से हुआ 12 अट्ठे 96 गुणा 105, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,080 रुपए आएगा। क्वेश्चन ने कहा है तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे? तो दोस्तों तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में 10,080 रुपए जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए कि उसका प्रारंभिक वेतन प्राप्त हो जाए? तो ये जो इसका अभिष्ट प्रतिशत रहेगा 30% बढ़ा दिया जाता है बटा 100 प्लस 30, गुणा कर दीजिए दोस्तों 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही पूछा है। फिर समझिएगा, एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता है, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए कि उसका प्रारंभिक वेतन प्राप्त हो जाए? ये होगा 30 बटा 130 गुणा 100, ये हुआ 300 बटा 13, इसे कहेंगे 23 सही 1 बटा 13 प्रतिशत। तो दोस्तों उसका प्रारंभिक वेतन प्राप्त करने के लिए उसके वेतन के लिए 23 से 1 बटा 13% से घटा दिया जाए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार को 20% और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले ये देखते हैं कि जब उस त्रिभुज के आधार को 20% और ऊंचाई को 10% बढ़ाया था तब उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ था। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन
ये रहेगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 डिवाइड 100। ये हो जाएगा 30 प्लस 2 अर्थात 32%। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ कि उस तरह उसका क्षेत्रफल 32% बढ़ गया होगा। अब उसने कहा प्रारंभिक क्षेत्रफल 125 वर्ग सेमी है, तो दोस्तों 32% और क्षेत्रफल बढ़ा है इसका, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये रहेगा 125, 32% और बढ़ा दिया बटा 100। यहां से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ये होगा 5 गुणा 33 अर्थात 165 वर्ग सेमी। क्वेश्चन ने कहा है तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों उसका परिवर्तित क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू की आय से 25% कम है। यदि अलका और संजू की आय में 800 रुपए का अंतर हो तो मंजू की आय क्या थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले यहां से देखिए कहां से हमें ज्ञात हो सकता है। कहा मंजू की आय संजू से 25% कम है, तो मान लीजिए कि संजू की आय 100 रुपए है। अगर संजू की आय 100 रुपए है तो मंजू की आय कितनी होगी दोस्तों? मंजू की आय इससे 25% कम है, तो इसका मतलब 75 रुपए होगी। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है, तो अलका की जो आय होगी वो 75 से 20% अधिक है, तो 120 होगी। यहां से हुआ 5 दूनी 10 15, 2 छंग 12, 15 छक्का 90 रुपए। इसका मतलब संजू की आय 100 रुपए है तो मंजू की 75 रुपए है और अलका की 90 रुपए है। फिर क्या कहा है? यदि अलका और संजू यानी ये और ये की आय में 800 रुपए का अंतर हो तो मंजू की आय क्या थी? मंजू की जो आय रहेगी, इसमें दोस्तों जिसकी आय ज्ञात करनी है उसका ऊपर लिख लीजिए, तो कितनी होगी? 75। या मंजू की अभिष्ट आय है ये, तो 75। अंतर अलका और संजू में है, तो इसका मतलब हुआ 100 माइनस 90 और गुणा कर लेंगे। इनमें अंतर कितने का? 800 रुपए का, तो गुणा कर देंगे 800 रुपए से। ये होगा 75 गुणा 800 और ये बचा दोस्तों 10। 8 पंजे 40, 4 8 7 56 4 60, 6000 रुपए। तो क्वेश्चन ने कहा है मंजू की आय क्या थी? तो दोस्तों मंजू की आय थी 6000 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।